तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी के बारे में, जिसके अंदर 4 मूवी ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी हैं। चौथा जो पार्ट है वो 2021 में ही हमें देखने को मिला था। तो इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक और पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसी के ऊपर आज की ये वीडियो है। सारी कुछ अपडेट, फैक्ट, डिटेल, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर चैनल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अब इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो लाना वाचोव्स्की द्वारा निर्मित, सहलिखित और निर्देशित है और मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी में पहली बार लाना द्वारा निर्देशित की गई है। यह द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन 2003 की अगली कड़ी और द मैट्रिक्स फिल्म फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त। फिल्म में कीनू रीव्स, कैरी एनी मॉस, याह्या अब्दुलमतीन टू, जेसिका हेनविक, जोनाथन ग्रॉफ, नील पैट्रिक हैरिस, प्रियंका चोपड़ा जोनास और जेडा पिंकेट स्मिथ हैं। फिल्म क्रांतियों के 60 साल बाद पर आधारित है और नियो पर आधारित है, जो एक वीडियो गेम डेवलपर के रूप में एक सामान्य जीवन जीता है और उसे कल्पना को वास्तविकता से अलग करने में परेशानी होती है। विद्रोहियों का एक समूह मॉर्फियस के प्रोग्राम किए गए संस्करण की मदद से नियो को मैट्रिक्स के एक नए संस्करण से मुक्त करता है और ट्रिनिटी को बंदी बनाने वाले एक नए दुश्मन से लड़ता है। रिवॉल्यूशंस की रिलीज के बाद वाचोव्स्की ने एक और मैट्रिक्स फिल्म की संभावना से इनकार कर दिया। वार्नर ब्रदर्स ने लगातार फ्रेंचाइज को पुनर्जीवित करने में रुचि व्यक्त की। वाचोव्स्की द्वारा अधिक सीक्वेल बनाने के हर प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद एक नई पटकथा लिखने के लिए जैक पेन को काम पर रखा। 2019 के अंत में अंततः चौथी मैट्रिक्स फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें लाना वाचोव्स्की लिली के बिना निर्देशक के रूप में लौटीं और रीव्स और मॉस ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। फिल्मांकन फरवरी 2020 में शुरू हुआ, लेकिन अगले महीने कोविड-19 महामारी के कारण रुक गया। वाकोव्स्की ने फिल्म छोड़ने पर विचार किया, लेकिन कलाकारों ने इसे खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल्मांकन अगस्त में फिर से शुरू हुआ और 3 महीने बाद समाप्त हुआ। द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस का प्रीमियर 16 दिसंबर 2021 को सैन फ्रांसिस्को के कास्त्रो थिएटर में हुआ और 22 दिसंबर 2021 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से और HBO मैक्स स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह एक बॉक्स थी कार्यालय में निराशा। $190 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में केवल $159 मिलियन की कमाई। इसे 75वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। एक सीक्वल अभी विकास में है। कथानक बग्स नाम की एक युवा महिला को पता चलता है कि मैट्रिक्स पुराने कोड को एक लूप में चला रहा है, जो उस क्षण को दर्शाता है जब ट्रिनिटी ने पहली बार मैट्रिक्स के भीतर नियो को पाया था। बग्स मॉर्फियस को मूर्त रूप देने वाले एक प्रोग्राम की खोज करते हैं और उसे सिमुलेशन से मुक्त करने में मदद करते हैं। थॉमस एंडरसन द मैट्रिक्स नामक एक वीडियो गेम श्रृंखला के निर्माता हैं, जो नियो के रूप में उनकी धुंधली यादों पर आधारित है। एक कॉफी शॉप में उसका सामना नियमित रूप से टिफनी से होता है, जो एक विवाहित माँ है जिसे अपने अतीत की कोई याद नहीं है, जिस पर एंडरसन ने खेल चरित्र ट्रिनिटी को आधारित किया था। एंडरसन ने गेम पात्रों को विकसित करने के लिए मॉडल नामक एक सिमुलेशन बनाया है। वह कथित वास्तविकता को सपनों से अलग करने के लिए संघर्ष करता है, जो उसके सहकर्मियों और साझेदारों के बीच एक ज्ञात चिंता है। थॉमस के मनोविश्लेषक ने उसे नीली गोलियां लेने की सलाह दी, जिसे वह घटनाओं को दबाने के लिए प्रतिदिन लेता है, लेकिन वह उन्हें लेना बंद कर देता है। इस बीच जैसे ही बग्स और मॉर्फियस नियो को मैट्रिक्स से निकालने का काम करते हैं, एंडरसन के बिजनेस पार्टनर को नियो के पूर्व दुश्मन एजेंट स्मिथ के रूप में उसकी यादें वापस आ जाती हैं। नियो एक पौड़ में जागता है और बग्स के होवरक्राफ्ट में मोसिन में निकाले जाने से पहले ट्रिनिटी को पास के एक अन्य में सीमित देखता है। नियो को मानव शहर आयो में लाया जाता है, जहां वह एक बुजुर्ग नियोबे के साथ फिर से मिलता है। वह बताती है कि मशीन युद्ध समाप्त होने के बाद से वास्तविक दुनिया में 60 साल बीत चुके हैं और मूल मॉर्फियस सहित नियो के सहयोगी समय के साथ मर गए हैं। नियो के बलिदान से प्राप्त शांति कई वर्षों तक चली, लेकिन मैट्रिक्स छोड़ने वाले बड़ी संख्या में मनुष्यों ने गंभीर बिजली की कमी पैदा कर दी, जिससे मशीनों को सीमित संसाधनों पर लड़ना पड़ा। इसके तुरंत बाद मनुष्यों को एक बार फिर बिजली की आपूर्ति के रूप में उपयोग करने के प्रयास में जायन को निशाना बनाया गया। हालांकि इस प्रयास नियोब ने नियो को ट्रिनिटी से मुक्त कराने में मदद करने के लिए आयो की सुरक्षा को जोखिम में डालने से इनकार कर दिया और उसे अपने क्वार्टर तक ही सीमित कर दिया।
बग्स और उसके साथियों ने नियो को मुक्त कर दिया और ट्रिनिटी से संपर्क करने के लिए मैट्रिक्स में प्रवेश किया। उन पर स्मिथ और मेरोविंगियन सहित अन्य निर्वासित कार्यक्रमों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन नियो की क्षमताएं वापस आने पर नियो और मेनेमोसिन क्रू ने उन्हें हरा दिया। समूह निकल जाता है और ट्रिनिटी का पता लगाता है, लेकिन इससे पहले कि नियो उससे बात कर पाता, उसका चिकित्सक प्रकट हो जाता है और समय में हेरफेर करके उसे स्थिर कर देता है। वह बताता है कि वह द एनालिस्ट है, जो मानव मानस का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया एक कार्यक्रम है। विश्लेषक बताते हैं कि नियो और ट्रिनिटी की मृत्यु के बाद वह नियो के शरीर और दवन के रूप में उसकी असामान्य शक्तियों का अध्ययन करना चाहते थे और अपने वरिष्ठों को उन दोनों को पुनर्जीवित करने के लिए मना लिया। उन्होंने पाया कि मैट्रिक्स में संपूर्ण मानवता के साथ दवन के अंतर्निहित संबंध के कारण नियो में हेरफेर करने से मैट्रिक्स अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि नियो में कोर विसंगति ट्रिनिटी के साथ उनके बंधन में साझा की गई थी और उनकी यादों को दबाकर और उन्हें करीब लेकिन हमेशा अलग रखकर मैट्रिक्स ने बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न की। ऊर्जा संकट को हल करने से विश्लेषक द आर्किटेक्ट से शक्ति छीनने की स्थिति में आ गया, जिसके बाद उसने भावनात्मक हेरफेर के साथ मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए मैट्रिक्स का पुनर्निर्माण किया, यह दावा करते हुए कि मनुष्य आम तौर पर उसी पर विश्वास करते हैं जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। नियो की मुक्ति ने सिस्टम को अस्थिर कर दिया और मैट्रिक्स को रीबूट करने के लिए एक असफल सुरक्षित ट्रिगर शुरू कर दिया, लेकिन विश्लेषक ने अपने वरिष्ठों को यह समझाकर रीबूट को रोक दिया कि ट्रिनिटी को मारने की धमकी नियो को अपने पॉड में लौटने के लिए मजबूर करेगी। नियो और बग्स आयो में लौटते हैं और सती से बात करते हैं, जो एक निर्वासित कार्यक्रम है जिससे नियो पहले मिला था। मशीनों के हाथों अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए सती ट्रिनिटी को मुक्त करने की योजना तैयार करने में मदद करती है। मैट्रिक्स में वापस नियो द एनालिस्ट के साथ एक सौदा करता है। यदि वह ट्रिनिटी को मैट्रिक्स छोड़ने के लिए मनाने में विफल रहता है तो वह अपने पॉड में वापस आ जाएगा। नियो के साथ बात करते समय टिफ़नी ने ट्रिनिटी के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि की। यह महसूस करते हुए कि वह हार गया है, विश्लेषक उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन एजेंट स्मिथ प्रकट होता है और अपने कारावास का बदला लेने के लिए विश्लेषक पर हमला करता है। नियो, ट्रिनिटी और अन्य लोग अपने वाहनों में भाग जाते हैं, जिनका सड़कों पर बॉट कार्यक्रमों और हमलावर हेलीकॉप्टरों की भीड़ द्वारा पीछा किया जाता है। द मैट्रिक्स से निकाले जाने वाले अंतिम लोगों के रूप में नियो और ट्रिनिटी एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर स्थित हो जाते हैं। हाथ पकड़कर वे छलांग लगाते हैं और ट्रिनिटी उड़ना शुरू कर देती है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। मैट्रिक्स पर ट्रिनिटी के नए नियंत्रण के साथ दोनों विश्लेषक का सामना करने के लिए वापस लौटते हैं। वे उन्हें पुनर्जीवित करके दूसरा मौका देने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, साथ ही वे अपनी अवमानना भी व्यक्त करते हैं। द मैट्रिक्स का रीमेक बनाने की योजना बनाते हुए नियो और ट्रिनिटी एक साथ आकाश में उड़ते हैं। कास्ट, मुख्य लेख, मैट्रिक्स श्रृंखला के पात्रों की सूची। नियो थॉमस एंडरसन के रूप में कीनू रीव्स। 5 मैट्रिक्स के पिछले संस्करण से भविष्यवाणी की गई। 1 नियो को मशीनों द्वारा मरम्मत की गई है और उसे बनाए रखने के लिए उसकी यादों को दबाकर मैट्रिक्स के एक नए संस्करण में दोबारा डाला गया है। नियंत्रण में नियो के बलिदान को 60 साल बीत जाने के बावजूद मशीनों द्वारा उसके शरीर में किए गए संशोधनों के कारण नियो केवल 20 वर्ष का हुआ है। स्टीवन रॉय प्रतिबिंबों और विभिन्न अतिरिक्त दृश्यों में मूल नियो के अवतार की भूमिका निभाते हैं। सेक्स, ट्रिनिटी टिफ़नी के रूप में कैरियनी मॉस। 5 नियो की रोमांटिक रुचि, जिसे पहली फिल्म में मॉर्फियस द्वारा मैट्रिक्स से मुक्त किया गया था और मशीन युद्ध के अंत में मार दिया गया था। मशीनें उसके शरीर को ठीक करती हैं, मरम्मत करती हैं और संशोधित करती हैं और उसे मैट्रिक्स के एक नए संस्करण में पुनः स्थापित करती हैं। नियो की तरह उसके पिछले जीवन की यादें मशीनों द्वारा दबा दी जाती हैं और वह टिफ़नी बन जाती है, जो एक उपनगरीय 3 बच्चों की मां है जिसे मोटरसाइकिलों का शौक है। अपनी मृत्यु के 60 साल बीत जाने के बावजूद ट्रिनिटी अपने शरीर में मशीनों द्वारा किए गए संशोधनों के कारण केवल 20 वर्ष की हो गई है। मॉर्फियस बटा एजेंट स्मिथ के रूप में याह्या अब्दुलमतीन द्वितीय। 7, 8, 9 नियो द्वारा एक मॉडल के हिस्से के रूप में बनाया गया एक कार्यक्रम जो मूल मॉर्फियस के गुणों को अपनाता है, वह है हैकर जिसने मूल रूप से उसे मैट्रिक्स से मुक्त किया था, जैसे साथ ही नियो की दास्ता एजेंट स्मिथ के पहलू भी। 10 पिछली फिल्मों में यह किरदार लॉरेंस फिशबर्न द्वारा निभाया गया था। फिशबर्न के चरित्र का संस्करण संग्रह फुटेज के उपयोग के माध्यम से प्रकट होता है। 9, 11, 12 जेसिका हेनविक बग्स के रूप में। 13
एक व्हाइट रैबिट टैटू वाली गनस्लिंगर और होवरक्राफ्ट में मोसिन की कप्तान। हेनविक अपने किरदार को दर्शकों की आंखें के रूप में वर्णित करती है। 10 स्मिथ के रूप में जोनाथन ग्रॉफ। 14 15 थॉमस के बिजनेस पार्टनर और नियो के पूर्व कट्टर दुश्मन और मैट्रिक्स के एजेंट। 16 पिछली फिल्मों में यह किरदार ह्यूगो वीविंग द्वारा निभाया गया था। वीविंग संग्रह फुटेज के उपयोग के माध्यम से स्मिथ के रूप में भी प्रकट होता है। 9 भूमिका की तैयारी के लिए ग्रॉफ ने वीविंग के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने वाले यूट्यूब क्लिप देखे, मूल त्रयी को दोबारा देखा और मैरी शेली की फ्रैंकस्टीन, फिलिप के डिक और क्रिस्टोफर ईशरवुड की द बर्लिन स्टोरीज की रचनाएं पढ़ी, हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। लड़ाई के दृश्यों के दौरान भूमिका से अधिक जुड़ाव महसूस करते हुए बुनाई की छाप छोड़े। ऐसे दृश्यों के लिए प्रशिक्षण के दौरान उनके समर्पण के परिणामस्वरूप स्टंट टीम के एक सदस्य द्वारा ग्रॉफ को द सैवेज उपनाम दिया गया था। 17 नील पैट्रिक हैरिस विश्लेषक के रूप में। 14 मैट्रिक्स के वर्तमान पुनरावृत्ति के निर्माता, जो थॉमस के चिकित्सक के रूप में प्रच्छन्न हैं, अपने मरीज के साथ मिलकर उसके सपनों के पीछे के अर्थ को समझने और उसे मैट्रिक्स के भीतर रखते हुए वास्तविकता से अलग करने के लिए काम करते हैं। 9 सती के रूप में प्रियंका चोपड़ा जोनास। 18 बिना किसी उद्देश्य के बनाया गया एक निर्वासन कार्यक्रम जो मशीन युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पहले नियो से मिला था। द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन में इस किरदार को तनवीर के अटवाल ने निभाया था। ग्विन डे वेरे के रूप में क्रिस्टीना रिक्की। 19 थॉमस की वीडियो गेम कंपनी में एक व्यावसायिक कार्यकारी। नियोब के रूप में जेरा पिंकेट स्मिथ। 9 मानवगढ़ आयोग का एक जनरल और होवरक्राफ्ट लोगों का पूर्व कप्तान। स्मिथ ने पिछली 2 फिल्मों में अपनी भूमिका दोहराई है। स्मिथ के कृत्रिम मेकअप को लागू करने में 5 घंटे लग गए ताकि यह आभास हो सके कि उनके चरित्र की उम्र 60 वर्ष है। 20 फ्रेया के रूप में टेल्मा हॉपकिंस। 21 22 आयो में वनस्पति विज्ञान के प्रमुख। चार्ड स्टेल्स्की चार्ड के रूप में। 23 टिफनी के पति। स्टेल्स्की कीनू रीव्स के स्टंट डबल थे, साथ ही पिछली फिल्मों के लिए स्टंट समन्वयक भी थे। द मेरोविंगियन के रूप में लैम्बर्ट विल्सन। 24 9 सूचना का एक स्वयंभू तस्कर, जिसका मशीन युद्ध की समाप्ति से पहले नियो से सामना हुआ था, अब वह पिछले मैट्रिक्स के नष्ट हो जाने पर अनजाने में अपने उद्देश्य से वंचित होने के लिए नियो से बदला लेना चाहता है। विल्सन ने पिछली 2 फिल्मों में अपनी भूमिका दोहराई है। बर्ग के रूप में ब्रायन जे स्मिथ। 15 मेनेमोसिने का एक क्रू सदस्य जिसने नियो का अध्ययन किया है। सिकोया के रूप में टोबी ओनवुमेरे। 15 मेनेमोसिने का संचालक। मैक्स रीमेल्ट शेपर के रूप में। 15 आयो में नियोबे का सबसे भरोसेमंद कप्तान। लेक्सी के रूप में एरेंडिरा इबारा। 25 मेनेमोसिन का एक क्रू सदस्य जो ट्रिनिटी को अपना आदर्श मानता है। एस्ट्रा के रूप में फ्रीमा एगेमैन। 26 इसके अतिरिक्त एंड्रयू लुइस कैल्डवेल और एलेन हॉलमैन क्रमशः जूड और इको के रूप में दिखाई देते हैं। 27 28 जूलियन ग्रे और गेज चैट भी क्रमशः टिफनी के बेटे ब्रैंडन और डॉनी के रूप में दिखाई देते हैं। 29 सैन फ्रांसिस्को के मेयर लंदन ब्रीड प्रतिरोध के सदस्य कैलियोप के रूप में दिखाई देते हैं। 30 डैनियल बर्नहार्ट को द मैट्रिक्स रीलोडेड में एजेंट जॉनसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की घोषणा की गई थी। 31 9 लेकिन अंतिम फिल्म से उनके दृश्य काट दिए गए थे। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के साथ साथ सैन फ्रांसिस्को में द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस के फिल्मांकन के कारण टॉम हार्डी ने एक बिना श्रेय वाली पृष्ठभूमि वाली कैमियो भूमिका फिल्माई, जिसमें हार्डी ने एडी ब्रॉक बटा वेनम के रूप में अभिनय किया। मैट्रिक्स फिल्में बनाते समय वाचोव्स्की ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा कि उस समय द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन 2003 के बाद श्रृंखला में एक और फिल्म बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। 34 इसके बजाय उन्होंने गेमर्स की कहानी को विरासत में मिलाने की धारणा को अपना आशीर्वाद दिया और मैट्रिक्स ऑनलाइन वीडियो गेम को आधिकारिक निरंतरता के रूप में पेश किया गया। 35 एक नई किस्त की अफवाहें 2011 में ऑनलाइन प्रसारित होने लगीं जब यह बताया गया कि वाचोव्स्की श्रृंखला में 2 अतिरिक्त फिल्मों की योजना बना रहे थे और उन्होंने कीनू रीव्स के साथ अपनी भूमिका को दोबारा करने के बारे में चर्चा की थी। 36 2014 में एक और अफवाह में दावा किया गया कि बहनों ने वार्नर ब्रदर्स को एक नई मैट्रिक्स त्रयी के लिए एक कहानी प्रस्तुत की थी। 37 बाद में इनके गलत होने की पुष्टि की गई। 38 फरवरी 2015 में जुपिटर असेंडिंग 2015 को बढ़ावा देने वाले साक्षात्कार में लिली वाचोव्स्की ने द मैट्रिक्स 1999 में वापसी को
इन समयों में विशेष रूप से विकर्षक विचार कहा जब स्टूडियो ने मूल सामग्री की तुलना में ग्रीनलाइट सीक्वेल, रीबूट और अनुकूलन को प्राथमिकता दी। 39 जबकि लाना वाकोव्स्की ने संभावित रीबूट के बारे में अफवाहों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन उनका मानना है कि स्टूडियो उन्हें बदलने की सोच रहा है। 40 विभिन्न समयों पर रीव्स और ह्यूगो वीविंग ने मैट्रिक्स फिल्मों की संभावित भविष्य की किस्तों में अपनी भूमिकाओं को फिर से करने के लिए अपनी रुचि और इच्छा की पुष्टि की, इस शर्त के साथ कि वाचोव्स्की रचनात्मक और उत्पादन प्रक्रिया में शामिल थे। 41, 42 निर्माता जेम्स मैकटीग के अनुसार वार्नर ब्रदर्स के भीतर वाचोव्स्की के बिना भी चौथी मैट्रिक्स फिल्म की हमेशा चर्चा होती थी, हालांकि 2019 से पहले उन्हें सही अवधारणा नहीं मिली थी। 43 मार्च 2017 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि वार्नर ब्रदर्स फ्रेंचाइज के पुनः लॉन्च के विकास के शुरुआती चरण में थे। जैक पेन एक उपचार लिखने के लिए बातचीत कर रहे थे और माइकल बी जॉर्डन को स्टार से जोड़ने में रुचि रखते थे। वाचोव्स्की उस चरण में शामिल नहीं थे, हालांकि स्टूडियो को उनके आशीर्वाद की आशा थी। रीबूट या रीमेक की धारणा की पेन ने निंदा की थी और पहले से स्थापित ब्रह्मांड में स्थापित कहानियों के विचारों की खोज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर एक युवा मॉर्फियस के बारे में एक प्रीक्वल फिल्म या उसके वंशज की अगली कड़ी फिल्म शामिल थी। 44 मार्च 2018 में पेन ने कहा कि वह फ्रेंचाइज के पुनरुद्धार पर काम कर रहे थे और एक विस्तारित ब्रह्मांड की संभावना को छेड़ा। 45 पेन ने अक्टूबर 2019 में स्पष्ट किया कि वह वार्नर ब्रदर्स की 2 मैट्रिक्स परियोजनाओं में से एक पर काम कर रहे थे और उनका काम नियोजित फिल्म से अलग था। 46 पेन की फिल्म वाचोव्स्की की फिल्म के पक्ष में आगे नहीं बढ़ी। जेडा पिंकेट स्मिथ ने बाद में सोचा कि फ्रेंचाइजी की विरासत को अन्य फिल्म निर्माताओं को सौंपना एक भयानक गलती होती। 10 प्री प्रोडक्शन याह्या अब्दुल मतीन ने मॉर्फियस के रूप में लॉरेंस फिशबर्न की जगह ली। जैसा कि लाना वाचोव्स्की ने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2021 के दौरान समझाया, वार्नर ब्रदर्स ने एक और मैट्रिक्स सीक्वल बनाने के लिए हर साल लगातार वाचोव्स्की से संपर्क किया, लेकिन रुचि की कमी के कारण और त्रयी की कहानी के प्रति उनकी भावनाओं के कारण वाचोव्स्की ने हमेशा प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। निष्कर्ष निकाला था। हालांकि 2019 में वाचोव्स्की के माता-पिता रॉन और लिन वाचोव्स्की की लाना के एक करीबी दोस्त के साथ मृत्यु हो गई। उसके पिता का पहले, उसके दोस्त का दूसरा और उसकी मां का तीसरा निधन हो गया। उस तरह के दुख को झेलने में सक्षम नहीं होने के बाद लाना ने अचानक एक रात की नींद हराम करते हुए द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस की कहानी की कल्पना की। अपने शब्दों में, वाचोव्स्की को लगा कि भले ही वह अपने माता पिता को वापस नहीं पा सकी, फिर भी वह नियो और ट्रिनिटी को वापस पा सकती थी। उन्हें फिर से जीवित देखकर बहुत आराम महसूस हुआ। 33 मैकटीग के अनुसार लाना वाचोव्स्की के सीक्वल के लिए आगे बढ़ने के साथ वार्नर ब्रदर्स ने उनकी अवधारणा को तुरंत स्वीकार कर लिया और सीक्वल के लिए फ्रेंचाइज के निर्माता को शामिल करने के लिए उत्सुक थे। 43 फिल्म की आधिकारिक घोषणा वार्नर ब्रदर्स ने 20 अगस्त 2019 को की थी। लाना वाचोव्स्की एकमात्र निर्देशक के रूप में लौट आईं। रीव्स और कैरियनी मॉस ने अपनी भूमिकाओं को फिर से करने की पुष्टि की। पटकथा वाचोव्स्की, डेविड मिशेल और अलेक्जेंडर हेमन ने लिखी थी, जिन्होंने पहले सेंस 8 की श्रृंखला का समापन एक साथ लिखा था। 5 47 48 वाचोव्स्की ने पहले मिशेल के उपन्यास क्लाउड एटलस के 2012 के फिल्म रूपांतरण का भी निर्देशन किया था। लिली वाचोव्स्की शोटाइम सीरीज वर्क इन प्रोग्रेस पर काम करने के कारण फिल्म से शामिल नहीं थीं, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल लोगों को मूल से भी बेहतर कहानी के साथ आने का आशीर्वाद दिया। 49 उसने कहा कि उसे एक कलाकार के रूप में खुद से जुड़ने के लिए उद्योग से दूर समय की आवश्यकता थी। टोल वाचोव्स्की की पिछली फिल्मों क्लाउड एटलस और जुपिटर असेंडिंग के साथ-साथ सेंस 8 के हर एपिसोड के सिनेमेटोग्राफर थे। 51 कास्टिंग अगस्त 2019 में फिल्म की घोषणा के बाद रीव्स और मॉस को नियो और ट्रिनिटी के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि की गई थी। 5 अक्टूबर 2019 में याह्या अब्दुल मतीन को फिल्म में लिया गया था। कुछ स्रोतों ने अनुमान लगाया था कि वह एक युवा मॉर्फियस की भूमिका निभाएंगे, जबकि नील पैट्रिक हैरिस को एक अज्ञात भूमिका में जोड़ा गया था। 52 53 पहले ट्रेलर की रिलीज के बाद अब्दुल मतीन ने पुष्टि की कि वह वास्तव में मॉर्फियस की भूमिका निभा रहे थे। 8 लॉरेंस फिशबर्न, जिन्होंने मूल त्रयी में मॉर्फियस को चित्रित किया था, ने अगस्त 2020 में घोषणा की कि उन्हें मॉर्फियस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए नहीं कहा गया था। 54
पिंकट स्मिथ ने नियोब के रूप में अपनी भूमिका को फिर से करने के लिए बातचीत में प्रवेश किया। 13 हेनविक को वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा शांगची और द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 2021 में एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए विचार किया जा रहा था। उसी समय उन्हें बग्स के हिस्से के लिए ऑडिशन देने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अपने लिए रेड पिल ब्लू पिल मोमेंट बताया। हेनविक ने शांगची के बजाय रिसरेक्शंस को चुना। 10 दिसंबर में जोनाथन ग्रॉफ और टोबी ओनवुमेरे के साथ जेडा पिंकेट स्मिथ और जेसिका हेनविक की पुष्टि की गई थी। 57-58 पिंकेट स्मिथ वाचोव्स्की से यह जानने के बाद वापस लौटने के लिए राजी हो गईं कि यह फिल्म उनके लिए कितनी मायने रखती है। उन्होंने नियोबे के लिए कुछ अलग अलग संस्करणों से गुजरा जब तक कि वे चरित्र को एक बुजुर्ग रूप में चित्रित करने के लिए तैयार नहीं हो गए। जनवरी 2020 में एरेंडिरा इबारा को कास्ट किया गया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा अंतिम बातचीत में शामिल हुईं। 60-61 उसी महीने लैम्बर्ट विल्सन, जिन्होंने सीक्वेल में मेरोविंगियन की भूमिका निभाई, ने खुलासा किया कि वह वापसी के लिए बातचीत कर रहे थे। 62 ह्यूगो वीविंग, जिन्होंने एजेंट स्मिथ के रूप में फ्रेंचाइजी में अभिनय किया था, को मूल रूप से उनकी भूमिका को दोबारा करने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन टोनी कुशनर के द विजिट के नाटकीय रूपांतरण में उनकी भागीदारी के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष था, जिसके कारण वाचोव्स्की ने निष्कर्ष निकाला कि तारीखें तय की जाएंगी। कुछ समय तक वीविंग के संपर्क में रहने के बाद काम नहीं किया। 63-64 बाद में वीविंग के फिल्म में दिखाई देने की पुष्टि की गई, लेकिन मूल त्रयी के संग्रह फुटेज के माध्यम से। 65 जबकि ग्रॉफ को वीविंग की जगह दिसंबर 2021 में स्मिथ के रूप में चुने जाने की पुष्टि की गई थी। 14 फरवरी 2020 में चोपड़ा और विल्सन की कास्टिंग की पुष्टि की गई, साथ ही एंड्रयू कैल्डवेल, ब्रायन जे. स्मिथ और एलेन हॉलमैन को भी शामिल किया गया। 24 66 67 68 कुछ अटकलों के बाद चोपड़ा को फिल्म में सती की भूमिका निभाने का पता चला। इस किरदार को पहले रिवॉल्यूशन में तनवीर के अटवाल द्वारा चित्रित किया गया था। 18 जो पैंटोलियानो, जो पहली फिल्म में साइफर के रूप में दिखाई दिए थे, ने पहली किस्त में अपने चरित्र की मृत्यु के बावजूद अप्रैल 2020 में अपनी भूमिका को फिर से बनाने में रुचि व्यक्त की और लाना वाकोवस्की को उसे वापस लाने की संभावना के बारे में संदेश दिया, लेकिन उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 69 सितंबर 2020 में यह घोषणा की गई कि डैनियल बर्नहार्ट द मैट्रिक्स रीलोडेड 2003 से एजेंट जॉनसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे थे। 31 क्रिस्टीना रिक्की को जून 2021 में कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने पहले स्पीड रेसर 2008 में वाचोवस्की के साथ काम किया था। 70 सितंबर 2021 में टेल्मा हॉपकिंस को भी कलाकारों का हिस्सा घोषित किया गया था। 21 दिसंबर 2021 में फिल्म के प्रीमियर से एक हफ्ते से भी कम समय पहले हेनविक ने टॉम हार्डी की पृष्ठभूमि में कैमियो उपस्थिति के साथ एक दृश्य फिल्माने की पुष्टि की, क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 को रिसरेक्शंस के साथ एक साथ फिल्माया जा रहा था। हालांकि वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि हार्डी की उपस्थिति को तैयार फिल्म में रखा गया था या नहीं। 32 फिल्म के टोरंटो प्रीमियर के बाद यह पुष्टि की गई कि चैड स्टेल्स्की, जिन्होंने पिछली फिल्मों में स्टंट समन्वयक के रूप में काम किया था, फिल्म में ए एंडसम चार्ड के रूप में दिखाई दिए। 23 फिल्मांकन कीनू रीव्स और कैरी एन मॉस ने लाना वाचोवस्की के निर्देशन में सैन फ्रांसिस्को के वित्तीय जिले में एक मोटरसाइकिल दृश्य का फिल्मांकन किया। पिछली फिल्मों के विपरीत, जिनकी शूटिंग मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में की गई थी, 71 द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में फिल्माया गया था। कोड नाम प्रोजेक्ट आइसक्रीम के तहत फिल्म का निर्माण 4 फरवरी 2020 को सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ। 66 72 73 फिल्मांकन शिकागो में भी हुआ। 73 सैन फ्रांसिस्को में फिल्मांकन के दौरान इमारतों और स्ट्रीट लाइटों को हुए नुकसान के बाद निवासियों और शहर के श्रमिकों में जलन पैदा हो गई। 74 शांगची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स और वेनम लेट देयर बी कार्नेज जैसी अन्य प्रस्तुतियों के मामले में निर्माताओं को सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग को $4,20,000 का भुगतान करना पड़ा ताकि वे शहर में फिल्म बना सकें। 75 अन्य प्रस्तुतियों के विपरीत, एक्शन दृश्यों के दौरान किसी दूसरी इकाई की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वाचोव्स्की ने सभी दृश्यों का निर्देशन स्वयं किया था। 76 स्कॉट रोजर्स, एक स्टंट कलाकार जिन्होंने जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम 2019 और जॉन विक चैप्टर 4 2023 में रीव्स के साथ काम किया था,
को फिल्म के स्टंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। 10 मार्च 2020 में प्रोडक्शन जर्मनी के पोट्सडैम में स्टूडियो बेबेल्सबर्ग में स्थानांतरित हो गया। 16 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म का निर्माण निलंबित कर दिया गया था। 79 फिल्म की शूटिंग रोके जाने के बाद वाचोव्स्की ने फिल्म को कभी खत्म न करने और इसे एक अधूरी पौराणिक फिल्म के रूप में जाने देने की संभावना पर विचार किया, जिसे किसी के द्वारा भी नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि कलाकारों ने वाचोव्स्की पर जोर दिया कि वह वापस आए और फिल्म पूरी करें जब तक कि वह सहमत न हो जाए। 16 अगस्त 2020 को रीव्स ने पुष्टि की कि बर्लिन में फिल्मांकन फिर से शुरू हो गया है। 81 मुख्य फोटोग्राफी 11 नवंबर 2020 को पूरी हुई। 82 वाचोव्स्की के लंबे समय तक कैमरा ऑपरेटर रहे डेनियल मासासेसी ने अपने परिवार में स्वास्थ्य समस्या के कारण मूल डीओपी जॉन टोल के चले जाने के बाद फिल्मांकन के उत्तरार्ध में फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। 84 निर्देशक लाना वाकोव्स्की के साथ संवाद संपादन, ध्वनि मिश्रण, ध्वनि डिजाइन और ध्वनि संपादन बेबेल्सबर्ग स्थित पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी रोटर फिल्म में वसंत 2021 में हुआ। दृश्य प्रभाव जो स्क्रीन पर स्थान और समय को ऑफसेट करने की अनुमति देते हैं, विशेष रूप से आउटडोर शूटिंग के दौरान मैट्रिक्स पुनरुत्थान के लिए विकसित किए गए कैमरा सिस्टम और बेबेल्सबर्ग में वोलुकैप नामक वॉल्यूमेट्रिक स्टूडियो के साथ साथ बेबेल्सबर्ग फिल्म स्टूडियो में दुनिया के पहले वॉल्यूमेट्रिक अंडरवाटर स्टूडियो में बनाए गए थे। परिसर वॉलुकैप स्टूडियो बेबेल्सबर्ग, फ्राउनहोफर सोसाइटी और यूएफए के बीच एक सहयोग ने मैट्रिक्स रिसरेक्शंस पर 2 साल तक साइट पर काम किया। 85 मैट्रिक्स रिसरेक्शंस पर काम खत्म करने के बाद सहनिर्माता स्टूडियो बेबेल्सबर्ग ने अपने सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो स्टेज 20 को इंद्रधनुषी रंगों से सुसज्जित किया और वाचोव्स्की के सम्मान में इसे रेनबो स्टेज नाम दिया। विभिन्न यौन रुझानों और पहचानों वाले लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले वाचोव्स्की ने पहले बेबेल्सबर्ग में कई बार निर्देशन किया था, उदाहरण के लिए वी फॉर वेंडेट्टा और क्लाउड एटलस। 82 संगीत मुख्य लेख द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस साउंड ट्रैक। सितंबर 2021 में वार्नर ब्रदर्स ने पुष्टि की कि जॉनी क्लिमेक और टॉम टाइकवर फिल्म का स्कोरिंग करेंगे, जिन्होंने पहले सेंस 8 और क्लाउड एटलस पर वाचोव्स्की के साथ सहयोग किया था। 87 उन्होंने डॉन डेविस की जगह ली, जिन्होंने पहली 3 फिल्मों के लिए स्कोर तैयार किया था। जेफरसन एयरप्लेन का 1967 का गाना व्हाइट रैबिट ट्रेलर और फिल्म में प्रमुखता से दिखाया गया है। 88 वाचोव्स्की ने कहा कि ट्रेलर के लिए व्हाइट रैबिट का चयन न केवल लुइस कैरोल के 1865 के उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के तत्वों के संदर्भ में था, जिसे द मैट्रिक्स ने पहले इस्तेमाल किया था और जो व्हाइट रैबिट पर आधारित है, बल्कि खुद जेफरसन एयरप्लेन के लिए भी एक इशारा है, जिसे सैन फ्रांसिस्को में द मैट्रिक्स क्लब के लिए एक हाउस बैंड के रूप में बनाया गया था। 90 दूसरे ट्रेलर में सेबस्टियन बोहम के रेज अगेंस्ट द मशीन गीत वेक अप का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्केस्ट्रा कवर दिखाया गया। 91 मूल गीत को पहली मैट्रिक्स फिल्म के अंत में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। 92 और रिसरेक्शंस को इसके अंत में ब्रास अगेंस्ट द्वारा कवर किया गया था। 93 फिल्म का स्कोर 17 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। एल्बम का एक ट्रैक जिसका शीर्षक न्यू एंड ट्रिनिटी थीम जॉनी क्लिमेक और टॉम टाइकवर एक्सोमोर्फ रीमिक्स था, 10 दिसंबर को एकल के रूप में जारी किया गया था। 94 विपणन यह भी देखें द मैट्रिक्स अवेकेंस 24 अगस्त 2021 को शीर्षक द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस के रूप में सामने आया। 95 वार्नर ब्रदर्स के हिस्से के रूप में एक ट्रेलर प्रदर्शित किया गया था। उस दिन सिनेमाकॉन में पैनल जिसमें नियो और ट्रिनिटी के बीच एक बैठक थी। 95 9 सितंबर को फिल्म का पहला आधिकारिक ट्रेलर रिलीज होने से पहले फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट को 7 सितंबर को अपडेट किया गया था, जिसमें उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रेलर की यादृच्छिक क्लिप और उनके दिन के समय के आधार पर वर्णन प्रस्तुत किया गया था। 96 दूसरा ट्रेलर 6 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। 98 अमेरिका और कनाडा में अपने शुरुआती सप्ताहांत तक फिल्म ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 600.6 मिलियन इंप्रेशन कमाए थे। 2021 में HBO मैक्स की तेजी से वृद्धि के लिए रेलिशमिक्स के अनुसार जहां तक जागरूकता और पहुंच की बात है तो ये आंकड़े शैली के लिए मानक से 2 गुना अधिक हैं। 99 द मैट्रिक्स अवेकेंस
एन अनरियल इंजन 5 एक्सपीरियंस नामक एक टाई इन इंटरैक्टिव टेक डेमो जो अनरियल इंजन 5 पर आधारित है द गेम अवार्ड्स 2021 के दौरान प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्सएस के लिए एपिक गेम्स द्वारा जारी किया गया था। 100 रिलीज नाटकीय और स्ट्रीमिंग। द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस ने 18 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के कास्त्रो थिएटर में अपना विश्व प्रीमियर आयोजित किया। 101 फिल्म को शुरू में 21 मई 2021 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसका प्रीमियर जॉन विक के साथ होगा। अध्याय 4 कीनू रीव्स भी अभिनीत हैं। 102 हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 1 अप्रैल 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 103 इसके बाद फिल्म को 22 दिसंबर 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया। 104 यह HBO मैक्स स्ट्रीमिंग सेवा पर एक साथ 30 दिनों की रिलीज के लिए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की अंतिम फिल्म है, जिसका उपयोग प्रतिक्रिया में किया गया था। कोविड-19 महामारी। 105 सांबा टीवी के अनुसार फिल्म को रिलीज के पहले 5 दिनों में 2.8 मिलियन घरों में स्ट्रीम किया गया था। 106 इसी अवधि में इसे किसी भी फीचर का सबसे अधिक अधिकृत डाउनलोड प्राप्त हुआ, जो 32.6% टोरेंट था। 107 सांबा टीवी के अनुसार रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर 3.2 मिलियन घरों ने इसे HBO मैक्स पर स्ट्रीम किया था। 108 यह फिल्म चीन में 14 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। 109 होम मीडिया। यह फिल्म 25 जनवरी 2022 को डिजिटल रूप से और 8 मार्च को ब्लूरे, DVD और अल्ट्रा HD ब्लूरे पर रिलीज की गई थी। 110 खुदरा संस्करणों में पर्दे के पीछे के फीचर सहित बोनस सामग्री शामिल है। 110 लाना वाचोव्स्की जन्म लैरी वाचोव्स्की 21 जून 1965 और लिली वाचोव्स्की जन्म एंडी वाचोव्स्की 29 दिसंबर 1967 एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। दोनों बहनें ट्रांस महिलाएं हैं। 3, 4, 5 वाचोव्स्की 6/WTASKI के रूप में जानी जाने वाली बहनों ने अपने अधिकांश करियर के दौरान लेखन और निर्देशन टीम के रूप में काम किया है। उन्होंने 1996 में बाउंड के साथ निर्देशन की शुरुआत की और अपनी दूसरी फिल्म द मैट्रिक्स 1999 से प्रसिद्धि हासिल की, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सैटर्न पुरस्कार जीता। उन्होंने इसके 2 सीक्वल द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन दोनों 2003 में लिखे और निर्देशित किए और मैट्रिक्स फ्रैंचाइज में अन्य कार्यों के लेखन और उत्पादन में शामिल थे। मैट्रिक्स सीरीज की व्यावसायिक सफलता के बाद वाचोवस्की ने 2005 की फिल्म वी फॉर वेंडेट्टा लिखी और निर्मित की, जो एलन मूर और डेविड लॉयड के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण थी, और 2008 में जापानी एनीमे सीरीज के लाइव एक्शन रूपांतरण फिल्म स्पीड रेसर को रिलीज किया। उनकी अगली फिल्म क्लाउड एटलस, जो डेविड मिशेल के उपन्यास पर आधारित और टॉम टाइक्वर द्वारा सहलिखित और सहनिर्देशित थी, 2012 में रिलीज हुई थी। उनकी फिल्म जुपिटर असेंडिंग और नेटफ्लिक्स सीरीज सेंस 8, जिसे उन्होंने जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की के साथ मिलकर बनाया था, 2015 में शुरू हुई। सेंस 8 के दूसरे सीजन ने 2018 में सीरीज को समाप्त कर दिया और यह लिली के बिना लाना की पहली बड़ी परियोजना थी। 7, 8 सेंस 8 की श्रृंखला के समापन के बाद से वाचोव्स्की अलग-अलग परियोजनाओं पर अलग-अलग काम कर रहे हैं। लिली ने रचनाकारों एबी मैकनेनी और टिम मेसन के साथ शोटाइम के वर्क इन प्रोग्रेस 2019 के कई एपिसोड का निर्देशन, लेखन और कार्यकारी निर्माण किया, जबकि लाना ने फिल्माया। मैट्रिक्स रिसरेक्शंस मिशेल और अलेक्जेंडर हेमन के साथ लिखा गया, जो दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ था। प्रारंभिक जीवन और करियर। लाना का जन्म 1965 में शिकागो में हुआ था। 2.5 साल बाद 1967 में लिली का जन्म हुआ। उनकी मां लिन नी लकिम्बिल एक नर्स और चित्रकार थी। उनके पिता रॉन वाचोव्स्की पोलिश मूल के एक व्यापारी थे। उनके चाचा एक अभिनेता और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार विजेता निर्माता लॉरेंस लकिम्बिल हैं। 2010 के अंत में रॉन और लिन की मृत्यु 5 सप्ताह के अंतराल पर हुई। 10 लाना और लिली की 2 अन्य बहनें हैं, जूली और लॉरा। 12 जूली फिल्म बाउंड के लिए सहायक समन्वयक थीं। 13 वह एक उपन्यासकार और पटकथा लेखिका हैं। 14
वाचोवस्की ने शिकागो के बेवर्ली क्षेत्र में केलॉग एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की और 1983 और 1985 में व्हिटनी यंग हाई स्कूल से स्नातक किया, जो अपने प्रदर्शन कला और विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए जाना जाता है। 15 पूर्व सहपाठियों ने उन्हें डंगन और ड्रैगन खेलते हुए और स्कूल के थिएटर और टीवी कार्यक्रम में काम करते हुए याद किया। 15 लाना न्यूयॉर्क राज्य में बार्ड कॉलेज गईं। लिली ने बोस्टन में एमरसन कॉलेज में पढ़ाई की। प्रत्येक ने स्नातक होने से पहले पढ़ाई छोड़ दी और वे शिकागो में हाउस पेंटिंग और निर्माण व्यवसाय चलाते थे। 1993 की शुरुआत में उन्होंने मार्वल कॉमिक्स के रेजरलाइन इम्प्रिंट, डरावनी उपन्यासकार क्लाइव बार्कर द्वारा निर्मित के लिए एक टोकिड के कई अंक लिखे, जिनका श्रेय लाना को दिया गया। 16-15 उन्होंने मार्वल की एपिक कॉमिक्स छाप के लिए क्लाइव बार्कर की हेलराइजर और क्लाइव बार्कर की नाइटब्रीड श्रृंखला के लिए भी लिखा। फिल्म और टेलीविजन करियर। प्रारंभिक फिल्म परियोजनाएं। 1990 के दशक के मध्य में वे फिल्म लेखन में लग गए, जिसमें 1994 में असैसिन्स की पटकथा भी शामिल थी, जो रिचर्ड डोनर द्वारा निर्देशित थी और 1995 में रिलीज हुई थी। वार्नर ब्रदर्स ने स्क्रिप्ट खरीदी और अनुबंध में 2 और तस्वीरें शामिल की। 17 डोनर ने अपनी स्क्रिप्ट ब्रायन हेलगलैंड द्वारा पूरी तरह से फिर से लिखी थी। 18 और वाचोव्स्की ने फिल्म से अपना नाम हटाने की असफल कोशिश की। 11 वे कहते हैं कि अनुभव ने उन्हें यह दृष्टिकोण दिया कि उन्हें निर्देशक बनना चाहिए या वे इस शहर में लेखक के रूप में कभी टिक नहीं पाएंगे। 19 उनकी अगली परियोजना 1996 की नवनोयर थ्रिलर बाउंड थी, जिसके लिए उन्होंने पटकथा लिखी और निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। फिल्म को अपनी शैली और शिल्प के लिए खूब सराहा गया। 20 और इसे पहली मुख्यधारा की फिल्मों में से एक के रूप में जाना गया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को कथानक के केंद्र में रखे बिना दिखाया गया था। 21 सकारात्मक चर्चा का लाभ उठाते हुए वाचोव्स्की ने अपनी अगली फिल्म द मैट्रिक्स को निर्देशित करने के लिए कहा। 17 मैट्रिक्स फ्रैंचाइजी। मुख्य लेख द मैट्रिक्स फ्रैंचाइजी। उन्होंने 1999 में द मैट्रिक्स, एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म पूरी की। फिल्म में कीनू रीव्स ने नियो की भूमिका निभाई, एक हैकर जिसे विद्रोहियों ने उन मशीनों के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए भर्ती किया था, जिन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और मानवता को एक नकली वास्तविकता के अंदर रखा है। गणित का सवाल। लॉरेंस फिशबर्न, कैरी एनी मॉस, ह्यूगो वीविंग और जो पैंटोलियानो भी अभिनय करते हैं। फिल्म वार्नर ब्रदर्स के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक हिट थी। इसने 4 अकादमी पुरस्कार जीते, जिसमें बुलेट टाइम विजुअल इफेक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट भी शामिल था। मैट्रिक्स एक्शन फिल्मों के लिए एक बड़ा प्रभाव बन गया और कई महानतम विज्ञान कथा फिल्मों की सूची में दिखाई दिया। 22, 23, 24, 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। 25 2004 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में वाचोव्स्की। इसकी सफलता के बाद वाचोव्स्की ने बैक टू बैक 2 सीक्वल, द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन का निर्देशन किया, दोनों ही 2003 में रिलीज हुए। द मैट्रिक्स रीलोडेड को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला, हालांकि मूल के स्तर पर नहीं। 26 यह एक बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बन गई, जिसने एक दशक से अधिक समय तक 2016 की डेडपूल तक सबसे अधिक कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म का स्थान बरकरार रखा। 27 द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन को मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन मध्यम रहा। लाभदायक होने के बावजूद यह मूल फिल्म की तुलना में थोड़ा कम था। 28 29 पहली फिल्म के निर्माण के दौरान वाचोव्स्की और स्पेंसर लैम, जो फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट चलाते थे, ने फिल्म की सेटिंग के आधार पर कॉमिक्स विकसित की, जो वेबसाइट पर निःशुल्क प्रकाशित की गईं। ये और कुछ लघु कहानियां 1999 से 2003 तक 3 श्रृंखलाओं में जारी की गईं, जिनमें से कई नई सामग्री के साथ 2003 और 2004 में 2 प्रिंट संस्करणों में एकत्र की गईं। वाचोव्स्की ने स्वयं बिट्स एंड पीसेस का योगदान दिया, जो कि एक प्रीक्वल था। फिल्म जो मैट्रिक्स की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, जिसमें फिल्म के वैचारिक डिजाइनर जोफ डारो के चित्र शामिल हैं। श्रृंखला में योगदान देने वाले अन्य लेखकों और कलाकारों में नील गैमन, डेव गिबन्स, पॉल चैडविक, टेड मैककीवर, पोपी जेड ब्राइट और स्टीव स्क्रोसे शामिल हैं। लिली वाचोव्स्की के ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आने के बाद उन्होंने अपने और लाना के कार्यों को हमारे ट्रांसनेस के लेंस के माध्यम से देखने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह कहते हुए कि द मैट्रिक्स में पहचान, आत्मछवि और परिवर्तन के विषय स्पष्ट हैं। 30 बाद में सहयोग। वाचोवस्की की अगली फीचर फिल्म वी फॉर वेंडेट्टा थी, जो एलन मूर और डेविड लॉयड के इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास का रूपांतरण था, जिसमें नताली पोर्टमैन और ह्यूगो वीविंग ने अभिनय किया था। उन्होंने मैट्रिक्स निर्माता जोएल सिल्वर के साथ फिल्म लिखी और उसका निर्माण किया, जिन्होंने पहले ग्राफिक उपन्यास के फिल्म अधिकार खरीदे थे। वाचोवस्की ने द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी के पहले सहायक निर्देशक जेम्स मैकटीग को उनके निर्देशन की पहली फिल्म के रूप में फिल्म की पेशकश की। मूर ने उत्पादन में भाग नहीं लिया, क्योंकि वह अपने काम के पिछले हॉलीवुड रूपांतरों से निराश थे और अपने ग्राफिक उपन्यास और पटकथा के बीच अंतर से असहमत थे। सिल्वर द्वारा प्रेस को दिए गए एक बयान के बाद कि मूर फिल्म के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित थे, मूर ने मांग की कि सिल्वर इसे वापस ले लें। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन द मैट्रिक्स फिल्मों के पैमाने पर रैंक नहीं की। 32 फिल्म ने गाई फॉक्स मास्क की छवि को लोकप्रिय बनाया, क्योंकि ग्राफिक उपन्यास के लिए डेविड लॉयड द्वारा डिजाइन किए गए संस्करण और फिल्म में इस्तेमाल किए गए संस्करण को 2 साल बाद ऑनलाइन है एक्टिविस्ट समूह एनोनिमस द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। 33 2006 में सिल्वर ने वार्नर ब्रदर्स के लिए द इन्वेजन को नया रूप देने के लिए वाचोवस्की और मैकटीग को काम पर रखा था। स्टूडियो निर्देशक ओलिवर हिर्शबीगल द्वारा निर्मित फिल्म से निराश था और स्क्रिप्ट के एक हिस्से को फिर से लिखने और नए एक्शन दृश्यों को जोड़ने के लिए वाचोवस्की को काम पर रखा था, जिसे मैकटीग ने बनाया था। निर्देशित फिल्म उपन्यास द बॉडी स्नैचर्स का चौथा रूपांतरण 2007 में रिलीज हुई थी और यह आलोचनात्मक या बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही थी। वाचोवस्की और मैकटीग को फिल्म में श्रेय नहीं दिया गया है। वाचोवस्की ने स्पीड रेसर 2008 के साथ निर्देशन में वापसी की, जिसमें एमिल हिर्श ने अभिनय किया। फिल्म, जिसे फिर से सिल्वर द्वारा निर्मित किया गया था, 1960 के दशक की जापानी मंगा श्रृंखला का रूपांतरण थी, जिसे मूल रूप से माच गोगोगो कहा जाता था, जिसे पहले 1967 में एनीमे टेलीविजन श्रृंखला के रूप में रूपांतरित किया गया था। वाचोवस्की इस परियोजना के प्रति आकर्षित थे क्योंकि श्रृंखला पहली थी एनीमे उन्होंने देखी थी और वे अपनी भतीजियों और भतीजों के आनंद के लिए एक परिवारानुकूल फिल्म बनाना चाहते थे। 35-36 लाइव एक्शन में एनीमे के लुक को अनुकरण करने के प्रयास में वाचोवस्की ने सिनेमैटोग्राफर डेविड टैटरसल को पोस्ट प्रोडक्शन में व्यापक दृश्य प्रभाव जोड़ने के इरादे से डिजिटल बैकलॉट पर फिल्म को डिजिटल रूप से शूट किया था। फिल्म को आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता माना गया। 37 जबकि इसके विशेष प्रभावों को उत्कृष्ट माना गया, कहानी में कमी मानी गई। 38 इसे 29वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स के लिए सबसे खराब प्रीक्वल, रीमेक, रिप या सीक्वल की श्रेणी में नामांकित किया गया था। $120 मिलियन के उत्पादन बजट की तुलना में इसकी बॉक्स ऑफिस कमाई $93 मिलियन थी। तब से आलोचकों ने समय समय पर फिल्म को कम रेटिंग वाली या कल्ट फिल्मों की सूची में रखा है। 39, 40, 41, 42, 43 वाचोवस्की की अगली फिल्म परियोजना निंजा असैसिन थी, जो रेन अभिनीत एक मार्शल आर्ट फिल्म थी जो 2009 में रिलीज हुई थी। यह स्पीड रेसर में रेन के लड़ाई के दृश्य से प्रेरित थी। 44 इसका निर्माण वाकोवस्की ने सिल्वर के साथ अपनी आखिरी भागीदारी के दौरान किया था और इसका निर्देशन मैकटीग ने किया था। पटकथा मैथ्यू सैंड और जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें वाकोवस्की ने फिल्मांकन से 6 सप्ताह पहले बुलाया था और उनसे 1 सप्ताह के भीतर पूरा पुनर्लेखन पूरा करने के लिए कहा था, क्योंकि वे पहले के ड्राफ्ट से असंतुष्ट थे और उनके पास समय खत्म हो रहा था। 45 निंजा असैसिन को नकारात्मक समीक्षा मिली और थिएटर में इसका प्रदर्शन फीका रहा, लेकिन होम वीडियो पर इसका प्रदर्शन सम्मानजनक रहा। 46, 47, 48, 49 2012 में फैंटास्टिक फेस्ट में लिली बाएं और लाना वाचोवस्की। उनकी अगली निर्देशित फिल्म क्लाउड एटलस थी, जिसे डेविड मिशेल के 2004 में इसी नाम के उपन्यास से रूपांतरित किया गया था और इसमें टॉम हैंक्स और है बेरी जैसे कलाकारों ने काम किया था। क्लाउड एटलस को जर्मन फिल्म निर्माता टॉम टाइक्वर के सहयोग से लिखा और निर्देशित किया गया था, जिन्हें वाचोवस्की ने कई साल पहले उपन्यास से परिचित कराया था। फिल्म निर्माता किसी स्टूडियो से धन प्राप्त करने में असफल रहे। वार्नर ब्रदर्स द्वारा $20 मिलियन की बचत और फिल्म का निर्माण काफी परेशानी के बाद स्वतंत्र रूप से किया गया था। 50, 51, $100 मिलियन से अधिक के बजट के साथ इसे उस तारीख तक की सबसे महंगी स्वतंत्र फिल्म और जर्मन ब्लॉकबस्टर का पहला प्रयास माना गया। 52 फिल्म को सितंबर 2012 में 37वें वार्षिक टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रशंसा के साथ खोला गया।
1956 फिल्म को कई नामांकन और पुरस्कार मिले, विशेष रूप से इसके तकनीकी पहलुओं के लिए, जिसमें जर्मन फिल्म पुरस्कार के लिए 10 नामांकन शामिल हैं, जिनमें से इसने 5 जीते। इसे 5 सैटर्न पुरस्कार नामांकन भी मिले, जिनमें से इसने 2 जीते। डेविड मिशेल को क्लाउड एटलस की स्क्रिप्ट पसंद आई, उन्होंने सेट पर कुछ समय बिताया, एक कैमियो फिल्मांकन सहित, और परिणाम के बारे में उनकी सकारात्मक धारणा थी। 57-58 वाचोवस्की के अनुसार यह फिल्म उनकी फिल्मों में से सबसे कठिन थी, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है, और जिसके बारे में उन्हें बताया गया है कि उसने लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा छुआ है। उनका मानना है कि क्लाउड एटलस वह फिल्म होगी जिसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। 1959-60 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाना वाचोव्स्की ने बाद में जुपिटर असेंडिंग का निर्माण और निर्देशन किया, जो उनके द्वारा लिखी गई एक मूल अंतरिक्ष ओपेरा पटकथा थी। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। 61 इसमें चैनिंग टैटम और मिला कुनिस ने अभिनय किया है, और दृश्य प्रभावों पर वाचोव्स्की के नियमित सहयोगी जॉन गेटा और वेशभूषा पर किम बैरेट शामिल हैं। डेडलाइन के अनुसार जुपिटर असेंडिंग की वित्तीय और गंभीर विफलता के कारण वार्नर ब्रदर्स के साथ उनका व्यावसायिक संबंध, जो द मैट्रिक्स फ्रैंचाइज के साथ शुरू हुआ, समाप्त हो गया। 62 उनका अगला प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज सेंस 8 था, जिसे जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की के साथ बनाया और लिखा गया था। सेंस 8 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शामिल हैं और इसे दुनिया भर के कई शहरों में शूट किया गया है। वाचोव्स्की ने पहले सीजन के अधिकांश एपिसोड का निर्देशन किया था, जबकि बाकी का काम मैक्टिग्यू, टाइक्वर और उनकी फिल्मों के दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक डैन ग्लास ने अपने निर्देशन में किया था। 63 2015 में प्रीमियर हुए पहले सीजन को आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, विशेष रूप से उत्पादन के पैमाने और विविध और एलजीबीटी पात्रों और विषयों की प्रस्तुति के लिए। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए ग्लाड मीडिया अवार्ड जीता। 64-65 इसे उत्कृष्ट मूल मुख्य शीर्षक थीम संगीत के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन भी मिला। 66 पहले सीजन के बाद लिली ने इससे ब्रेक ले लिया, जिसका परिणाम सीरीज के शेष भाग के रूप में सामने आया। 23 दिसंबर 2016 को एक क्रिसमस स्पेशल जारी किया गया था। शो के दूसरे सीजन का शेष भाग मई 2017 में रिलीज किया गया था। 67 इसके बाद तीसरा सीजन रद्द कर दिया गया और सेंस 8 2 घंटे के समापन के साथ समाप्त हुआ, जो जून 2018 में प्रसारित हुआ। जून 2016 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने वाचोव्स्की को अपने रैंक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 68 एकल परियोजनाएं मई 2019 में यह बताया गया कि लिली शोटाइम के लिए एबी मैकनेनी और टिम मेसन द्वारा बनाई गई ड्रामा कॉमेडी श्रृंखला वर्क इन प्रोग्रेस के 8 एपिसोड के पहले सीजन का सहलेखन और सह प्रदर्शन करेगी। 69 सीरीज का प्रीमियर दिसंबर 2019 में हुआ। 70 जनवरी 2020 में सीरीज को 10 एपिसोड के दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसके साथ लिली शामिल रहेगी। 71 अगस्त 2019 में यह घोषणा की गई थी कि लाना मैट्रिक्स श्रृंखला की चौथी किस्त द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस के लेखन, निर्देशन और निर्माण के लिए वापस आएंगी, जिसमें रीव्स और मॉस भी अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। यह वाचोव्स्की में से किसी एक द्वारा बनाई गई पहली फिल्म है। लाना ने डेविड मिशेल और अलेक्जेंडर हेमन के साथ पटकथा लिखी। 72 फिल्म दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी। 73 फरवरी 2024 में कोलाइडर द्वारा लिली को ट्रैश माउंटेन का निर्देशन करने की घोषणा की गई थी, जो शिकागो के एक युवा समलैंगिक व्यक्ति के बारे में एक फिल्म थी, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने ग्रामीण मिसौरी में अपने जमाखोर राज्य से निपटने के लिए लौट रहा था। यह फिल्म जुपिटर असेंडिंग के बाद लिली का पहला निर्देशन प्रयास है। इसमें कालेब हेरोन मुख्य भूमिका में होंगे। इसे हेरोन और रूबी कास्टर द्वारा लिखा जाएगा और कॉलिन ट्रेवोर, एडी वेस्मैन और जूलिया लेबेडेव द्वारा निर्मित किया जाएगा। 74 अप्रैल 2024 में यह घोषणा की गई थी कि वार्नर ब्रदर्स ड्रू गोडार्ड के साथ लेखन और निर्देशन के लिए एक नई मैट्रिक्स किस्त विकसित कर रहे थे, जिसके लिए लाना एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगी। 75 शैली और प्रभाव जे. माइकल स्ट्रेजिंस्की, जिन्होंने निंजा असैसिन और सेंस 8 पर वाचोव्स्की के साथ काम किया है, ने कहा है कि बहनों ने उन्हें बताया कि वे प्रेरणा और संकेत के लिए राइटर्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए पटकथा लेखन पर उनका कॉलम पढ़ रही थीं। 76 स्ट्रेजिंस्की ने 1981 से 1991 तक पत्रिका में योगदान दिया। 77 1998 में
यह समझाने के संदर्भ में कि उन्होंने फिल्म निर्माण में अपनी शुरुआत कैसे की, वाचोव्स्की ने रोजर कॉर्मन की पुस्तक हाउ आई मेड 100 मूवीज इन हॉलीवुड एंड नेवर लॉस्ट ए डाइम का उल्लेख किया और हंसी के साथ संकेत दिया कि उन्हें उनकी फिल्में पसंद हैं और कम बजट वाली हॉरर फिल्म बनाने की इच्छा से शुरुआत की। 78 उसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनकी पहली फिल्म के बाद दूसरों ने उनके और कोएन बंधुओं के बीच तुलना की थी, जिन्होंने उस समय 5 शायद 6 महान फिल्में बनाई थीं, से उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई थी। 78 अप्रैल 1999 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के बर्नार्ड वेंट्रॉब से बात करते हुए वाचोव्स्की ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उन्होंने जॉन वू और अन्य हांगकांग फिल्म निर्माताओं के कार्यों का अध्ययन करके, साथ ही होमर के ओडिसी को पढ़कर और दोबारा पढ़कर अपने पहले मैट्रिक्स उत्पादन की तैयारी की। जॉन हस्टन, स्टेनली कुब्रिक, फ्रिट्ज लैंग, जॉर्ज लुकास, रिडले स्कॉट और बिली वाइल्डर के कार्यों का अध्ययन। 79 2003 में वायर्ड में लिखते हुए मार्क मिलर ने होमर, हरमन हेस्से, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की और दार्शनिक कॉर्नेल वेस्ट को भी सूचीबद्ध किया। 15 1998 में अपनी पहली फिल्म के बाद गैडफ्लाई के साथ एक साक्षात्कार में वाचोव्स्की ने हस्टन, उदाहरण के लिए सिएरा माद्रे का खजाना, और वाइल्डर, उदाहरण के लिए सनसेट बुलेवार्ड और लॉस्ट वीकेंड, पर अपने प्रभाव या आनंद को दोहराया और इसमें जोड़ा गया ये अल्फ्रेड हिचकॉक जैसे स्ट्रेंजर्स ऑन ए ट्रेन और साइको, रोमन पोलांस्की जैसे रिपल्सन और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, गॉडफादर फिल्में और द कन्वर्सेशन के प्रभाव हैं। 78 केन विल्बर को एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया गया है। 80 वाचोव्स्की दंपति बहुभागीय कहानियां सुनाने के शौक को स्वीकार करते हैं। लाना ने कहा, चूंकि हम कॉमिक पुस्तकों और टॉल्किन त्रयी पर बड़े हुए हैं, इसलिए जिन चीजों में हमारी रुचि है उनमें से एक सिनेमा में धारावाहिक कथा साहित्य लाना है। लिली कहती हैं, हमें लगता है कि फिल्में काफी उबाऊ और पूर्वानुमानित होती हैं। हम दर्शकों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। 81 अपने काम के शरीर में व्यक्त विषयों के संदर्भ में लाना ने ब्रह्मांड की अकथनीय प्रकृति का हवाला दिया है, जो हमारी अपनी चेतना के साथ निरंतर संवाद करती है और हमारी चेतना वास्तव में ब्रह्मांड की अकथनीय प्रकृति को प्रभावित करती है। 82 इंटरकनेक्टिविटी और सतह के नीचे की सच्चाई के बारे में। 83 विकल्प और विकल्पहीनता का विरोधाभास। 84 ट्रांसेंडेंस आदर्श बक्से, रूढ़िवादिता को पार करना। रेस एक महत्वपूर्ण घटक और लिंग, यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विषयों में से एक है। 85 वाचोव्स्की ने द मैट्रिक्स के लुक पर प्रभाव के रूप में कॉमिक बुक कलाकार जोफ डारो की कला का हवाला दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि घोस्ट इन द शैल, निंजा स्क्रॉल और अकीरा एनीमे थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। एनीमे में एक चीज जो वे करते हैं, जिसे हमने अपनी फिल्म में लाने की कोशिश की थी, वह एक्शन बीट्स में समय और स्थान का मिश्रण था। वाचोव्स्की ने स्टेनली कुब्रिक की 2001 ए स्पेस ओडिसी को क्लाउड एटलस के लिए एक प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। 86 उन्होंने पहली बार फिल्म तब देखी जब वे क्रमशः 10 और 7 साल के थे। 11 लाना 2001 से सबसे अधिक प्रभावित हैं। ए स्पेस ओडिसी, ब्लेड रनर, मा वी एन रोज और माई नेबर टोटोरो। 87 दोनों वाचोव्स्की घोस्ट इन द शैल, अकीरा, विकेड सिटी, निंजा स्क्रॉल और फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार एनीमे फिल्मों के प्रशंसक हैं। 88 उनकी फिल्मों के किसी भी होम वीडियो रिलीज में कोई हटाए गए दृश्य नहीं है। लाना का कहना है कि अक्सर अपनी फिल्मों से दृश्य काटने के बावजूद वे ऐसी रिलीज में हटाए गए दृश्यों को शामिल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनकी फिल्में अपूर्णता से ग्रस्त हैं। वे अपने तैयार उत्पादों को पसंद करते हैं और मानते हैं कि वे पूर्ण हैं। 89 90 इसी कारण से उन्होंने अपनी फिल्मों को होम वीडियो के लिए निर्देशक या विस्तारित कट के साथ रिलीज नहीं किया है। वे ऑडियो कमेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड करने से भी बचते हैं, केवल लेजरडिस्क ऑफ बाउंड के लिए रिकॉर्ड किए गए ट्रैक पर भाग लेते हैं। बहनों का कहना है कि उन्होंने सीखा है कि अपनी फिल्मों की व्याख्या पेश करने का मतलब है कि दर्शकों को अपनी व्याख्या व्यक्त करने की संभावना कम होगी। 91 92 बारंबार सहयोगी वाचोव्स्की अक्सर अपनी फिल्में बनाने के लिए एक ही मूल फिल्म क्रू को नियुक्त करते हैं। लाना का कहना है कि वे सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते हैं। लाना कहती हैं, यह परिवार की तरह है, हर कोई एक दूसरे का बहुत सम्मान करता है। 93 उन्होंने अपने नेटफ्लिक्स शो सेंस 8 के लिए टेलीविजन क्रू का चयन करते समय उसी अभ्यास का उपयोग किया।
उनके कुछ सबसे उल्लेखनीय लगातार सहयोगी हैं। चालक दल के सदस्य। चालक दल के सदस्य अवश्यंभावी गणित का सवाल, पुनः लोड, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्रांतिया, स्पीड रेसर, क्लाउड एटलस, बृहस्पति, आरोही, सेंस 8 भूमिकाएं, अतिरिक्त सहयोग। कास्ट सदस्य। कास्ट सदस्य अवश्यंभावी, मैट्रिक्स त्रयी, स्पीड रेसर, क्लाउड एटलस, बृहस्पति, आरोही, सेंस 8 अतिरिक्त सहयोग। फिल्म निर्माण और हास्य पुस्तक प्रकाशन। द मैट्रिक्स रीलोडेड, द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस, द एनिमेट्रिक्स और एंटर द मैट्रिक्स प्रोडक्शन के दौरान वाचोव्स्की ने सभी शामिल भागीदारों के समन्वय और निर्देशन के लिए अपनी प्रोडक्शन कंपनी ईओएन एंटरटेनमेंट इन प्रोडक्शंस के साथ भ्रमित नहीं होना बनाई। 139 यह वह जगह भी है जहां विभिन्न एफएक्स विक्रेताओं द्वारा अपना तैयार काम भेजने के बाद फिल्मों को एक साथ संपादित किया गया था। 140 ईओएन की आंतरिक वीएफएक्स टीम ईएसी ने 2 मैट्रिक्स सीक्वेल के लिए कई दृश्य प्रभाव शॉट्स लिए और अन्य विक्रेताओं का समन्वय किया। 140 ईएससी को 2004 की गर्मियों में बंद कर दिया गया था। 141 एनार्कोस प्रोडक्शंस, क्लाउड एटलस में एनार्कोस पिक्चर्स के रूप में श्रेय दिया गया। 142 उनकी प्रोडक्शन कंपनी है। 143 144 जिसे V4 से शुरू होने वाली उनकी सभी फिल्मों के लिए बिल दिया गया है। सेंस 8 के पहले सीजन तक प्रतिशोध। 145 दूसरे सीजन में और शो से लिली के ब्रेक के बाद एनार्कोस की जगह वीनस कैस्टिना प्रोडक्शंस ने ले ली है। 146 जो कि लाना वाचोव्स्की और उनकी पत्नी कैरिन विंसलो द्वारा बनाई गई एक प्रोडक्शन कंपनी है। उद्धरण वांछित, वीनस कैस्टिना रोमन देवी वीनस का एक विशेषण है जो इस रूप में कथित तौर पर पुरुष शरीर में बंद स्त्री आत्माओं की लालसा से जुड़ी थी। सेंस 8 श्रृंखला के समापन में वास्तविक पुस्तक वीनस कैस्टिना प्रसिद्ध महिला प्रतिरूपणकर्ता सेलेस्टियल और ह्यूमन उस असंभावित वस्तु के रूप में प्रकट होती है जो एक समलैंगिक जोड़े को एक साथ लाती है। 147 लाना और इस जोड़े को चित्रित करने वाली अभिनेत्रियों के अनुसार यह जोड़ी लाना और कैरिन पर आधारित है। 148, 149, 150 किनोवर्क्स उनका प्री और पोस्ट प्रोडक्शन और इफेक्ट्स स्टूडियो है जो शिकागो के रेवेंसवुड पड़ोस में स्थित है। 151 इसे अपने हरेनुकूल डिजाइन के लिए प्रशंसित किया गया है जिसमें सौर पैनल, एक लगाई गई छत, पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने काउंटरटॉप्स और फर्श, प्लग इन कार स्टेशन, एक पानी का पुन उपयोग और निस्पंदन प्रणाली, रोशनदान और एक वायवीय लिफ्ट शामिल है। 152 153 रोजर एबर्ट को किनोवर्क्स सुविधाओं में द गॉडफादर का पुनर्स्थापित प्रिंट देखने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने वाचोव्स्की से मुलाकात की। 154 लेकिन वह इस तथ्य से बेखबर थे कि स्टूडियो उनका था। शिकागो ट्रिब्यून के क्रिस्टोफर पिरेली के अनुसार यह सुविधा बहुत कम महत्वपूर्ण है, एक औद्योगिक इमारत जो न तो पुरानी और न ही विशेष रूप से नई लगती है, और यह एक उच्च स्तरीय दंत चिकित्सक का कार्यालय हो सकता है जबकि अंदर कुछ अप्रत्याशित है और पिछली फिल्म परियोजनाओं के असंख्य स्मृति चिन्ह। 155 22 अक्टूबर 2018 को वाचोव्स्की ने $5 मिलियन में किनोवर्क्स को बंद करने और सूचीबद्ध करने की अपनी योजना की घोषणा की। 153 2003 में उन्होंने बर्लीमैन एंटरटेनमेंट बनाया और द मैट्रिक्स 156 157 पर आधारित कॉमिक पुस्तकें और साथ ही 2 मूल द्विमासिक श्रृंखलाएं जारी की। शाओलिन काउबॉय जोफ डारो द्वारा निर्मित, लिखित और तैयार किया गया, वाचोव्स्की ने प्रत्येक अंक के शुरुआती संवाद में योगदान दिया। 158 डॉक फ्रैंकस्टीन, जोफ डारो और स्टीव स्क्रोस द्वारा निर्मित, वाचोव्स्की द्वारा लिखित, स्क्रोस द्वारा कला के साथ। 159 अवास्तविक परियोजनाएं। मुख्य लेख, वाचोव्स्की की अवास्तविक परियोजनाएं। वाचोव्स्की की पहली स्क्रिप्ट कार्निवोर नामक एक थ्रिलर थी। 19 इसे कॉर्मन शैली, कम बजट वाली हॉरर फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है जो नरभक्षण या अधिक विशेष रूप से अमीर लोगों को नरभक्षी द्वारा खाए जाने से संबंधित है। 79 लेखन को खूब सराहा गया और स्क्रिप्ट ने इस जोड़ी को नोटिस किया। 11 79 हालांकि फिल्म बनाने में रुचि कम थी क्योंकि अधिकारियों ने उनसे कहा यह एक बुरा विचार है, मैं इसे नहीं बना सकता, मैं अमीर हूं। 79
वर्षों बाद 6 अप्रैल 1999 को द मैट्रिक्स के अमेरिकी सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के एक सप्ताह बाद वैरायटी ने बताया कि ट्रिमार्क स्क्रिप्ट खरीदना चाह रहा था और अगस्त में शुरू होने वाले उत्पादन के साथ इसे निर्देशित करने के लिए जॉर्ज रोमेरो के साथ बातचीत कर रहा था। 160 अप्रैल 2001 में वाचोव्स्की द्वारा लायंसगेट के लिए इसका निर्माण करने और एक निर्देशक की तलाश की खबरें फिर से सामने आईं। 161 और अगस्त 2003 में दूसरी बार उनके जानेमाने सिनेमेटोग्राफर बिल पोप के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने की अफवाह थी। यह 162 अंततः फिल्म का निर्माण नहीं हो सका। 11 उनकी अन्य दो शुरुआती स्क्रिप्ट जो कभी निर्मित नहीं हुईं, वे थीं प्लास्टिक मैन, जो इसी नाम के डीसी कॉमिक्स सुपरहीरो पर आधारित थी, और वर्टिकल रन, जोसेफ आर. गार्बर की इसी नाम की किताब पर आधारित थी। 15 163 164 द मैट्रिक्स को पूरा करने के बाद वाचोव्स्की फ्रैंक मिलर के हार्ड बॉइल्ड ग्राफिक उपन्यास का एक एनिमेटेड रूपांतरण बनाना चाह रहे थे। 165 कॉमिक को द मैट्रिक्स और बाद में इसके सीक्वल के वैचारिक डिजाइनर जोफ डैरो द्वारा तैयार किया गया था। परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मिलर नहीं चाहते थे कि यह एक एनिमेटेड फिल्म बने। 166 नवंबर 2000 में वैरायटी ने बताया कि वाचोव्स्की वार्नर ब्रदर्स के लिए एक नई कॉनन द बारबेरियन फिल्म की दूसरी इकाई का निर्माण, सहनिर्माण और निर्देशन करेंगे, जिसे जॉन मिलियस द्वारा लिखा और निर्देशित किया जाना था और जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दिखाई दे सकते थे। वाचोव्स्की दंपत्ति फिल्म पर अपनी प्री प्रोडक्शन भागीदारी और उसी समय द मैट्रिक्स सीक्वल पर काम करने की योजना बना रहे थे। 167 जनवरी 2004 में यह बताया गया कि द मैट्रिक्स सीक्वेल में वाचोव्स्की की भागीदारी के कारण किंग कॉनन, क्राउन ऑफ आयरन का विकास वर्षों से रुका हुआ था, और अब जब फिल्में पूरी हो गईं तो उन्होंने अपनी इच्छा से इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि फिल्म के स्वर और निर्देशन को लेकर मिलियस के साथ उनकी अक्सर झड़पें हुईं। 168 लाना ने एक बार कॉनन द बारबेरियन को कॉमिक्स पर आधारित अपनी पसंदीदा फिल्म के रूप में सुझाया था, जिस पर लिली ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी थी। 165 2008 में 169 वाचोव्स्की मैडहाउस के लिए अपनी कॉमिक बुक कंपनी के शाओलिन काउबॉय पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म का निर्माण कर रहे थे। 170 171 जिसका शीर्षक द टॉम्ब ऑफ डूम में शाओलिन काउबॉय था। 166 इस फीचर का सहनिर्देशन कॉमिक बुक के निर्माता जोफ डारो और एक जापानी निर्देशक सेइजी मिजुशिमा द्वारा किया गया है। 169 जब अमेरिकी फाइनेंसर पीछे हट गए तो फिल्म आधी अधूरी रह गई और उसे $3 मिलियन की जरूरत पड़ी। डैरो को विश्वास नहीं है कि इसे पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि मिल पाएगी। 172 दिसंबर 2009 में एरियाना हफिंगटन ने भविष्य के परिप्रेक्ष्य से इराक पर एक वाचोव्स्की फिल्म के सेट पर अपनी तस्वीरें ट्वीट की। 173.com ने बताया कि वाचोव्स्की जो कर रहे थे वह भविष्य की फिल्म के लिए कैमरा परीक्षण और रेड डिजिटल कैमरे पर परीक्षण फुटेज की शूटिंग थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे थे। 174 मार्च 2010 में जेसी वेंचुरा ने कहा कि उन्होंने हफिंगटन से ठीक पहले इस परियोजना के लिए शूटिंग भी की थी। उन दोनों को भविष्य के लगभग 100 वर्ष पुराने लोगों की तरह कपड़े पहनाए गए थे और उन्हें इराक युद्ध के बारे में किसी स्क्रिप्ट के बिना सुधार करने के लिए कहा गया था। 175 मई 2010 में डेडलाइन ने बताया कि फिल्म एक हार्डार कहानी होगी जो भविष्य में शुरू होगी लेकिन इराक में तत्कालीन युद्ध पर वापस जाएगी और एक अमेरिकी सैनिक और एक इराकी के बीच समलैंगिक संबंधों पर केंद्रित होगी। वाचोव्स्की ने स्क्रिप्ट पूरी कर ली और इसे निर्देशित करने के लिए फंडिंग की तलाश कर रहे थे। 176 जुलाई 2010 में बताया गया कि फिल्म की कास्टिंग कोडनेम CN9 या CN9 के तहत शुरू हो गई थी। 177 और अगस्त 2010 में पूरा नाम कोबाल्ट न्यूरल 9 के रूप में सामने आया। 178 सितंबर 2010 में वल्चर ने स्क्रिप्ट के बारे में अतिरिक्त विवरण पोस्ट किया और खुलासा किया कि फिल्म को भविष्य के डिजिटल पुरातत्वविदों के दृष्टिकोण से पाए गए फुटेज शैली में बताया जाएगा। अनुमानित $20 मिलियन का बजट बताया गया था, हालांकि उन्हें बताया गया था कि एक स्टूडियो इसे कभी नहीं कभी भी वित्तपोषित करेगा, लेकिन शायद वाचोव्स्की इसे स्वयं कर सकते थे। 179 दिसंबर 2010 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि सलमान रुश्दी और कॉर्नेल वेस्ट ने हफिंगटन और वेंचुरा की पहले से बताई गई भागीदारी के साथ-साथ टॉकिंग हेड सीक्वेंस भी शूट किए थे, लेकिन इसके वित्तपोषण में परेशानी के कारण वाचोव्स्की अन्य फिल्मों पर विचार कर रहे थे।
180 सितंबर 2012 में अलेक्जेंडर हेमन ने क्लाउड एटलस के निर्माण के बारे में लिखा और याद किया कि वह भी उन लोगों में से एक थे जिन्हें वाचोव्स्की ने कोबाल्ट न्यूरल 9 की स्क्रिप्ट को प्रेरित करने में मदद करने के लिए दिसंबर 2009 में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया था। 11 फिल्म पर आखिरी अपडेट अक्टूबर 2012 में था, जब वाचोव्स्की से इसके बारे में पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया कि वे अभी भी इसे बनाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने आर्थिक रूप से $5 मिलियन और भावनात्मक रूप से इसमें निवेश किया था, भले ही वह फिल्म की तुलना में एक अलग रूप में समाप्त होता है। 181 दिसंबर 2010 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि वाचोव्स्की वार्नर ब्रदर्स के लिए हुड नामक उनकी एक स्क्रिप्ट का निर्देशन करने की योजना बना रहे थे, जो रॉबिन हुड किंवदंती का आधुनिक रूपांतरण था। कहा जाता है कि वाचोव्स्की दंपत्ति विल स्मिथ सहित अभिनेताओं तक पहुंच रहे थे। 180 व्यक्तिगत जीवन। लिली ने 1991 में अलीसा ब्लासिंगेम से शादी की। 182 2016 में लिली ने एक प्रेमी होने का उल्लेख किया। 183 2019 में उसने कहा कि मिकी रे महोनी अब उसका साथी है और वे एक साथ रहने लगे हैं। 184 185 महोनी शिकागो के स्कूल ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट में सहायक प्रोफेसर और एक ट्रांस पुरुष हैं। 183 लाना ने 1993 में थिया ब्लूम से शादी की। द मैट्रिक्स की रिलीज के बाद लाना ने लॉस एंजल्स BDSM क्लब द रंग में भाग लेना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात कैरिन विंसलो से हुई, जो वहां इल्सा स्ट्रिक्स के नाम से डोमिनेट्रिक्स के रूप में काम करती थीं। रिश्ते का पता चलने के बाद ब्लूम ने 2002 में लाना को तलाक दे दिया। 186 लाना और कैरिन 2003 में द मैट्रिक्स रीलोडेड के प्रीमियर पर एक साथ पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे और 2009 में शादी कर ली। 11 187 विंसलो शिकागो हाउस और सोशल सर्विस एजेंसी के बोर्ड सदस्य हैं। 188 189 एक कट्टर नास्तिक पिता और एक पूर्व कैथोलिक से शैमनिस्ट बनी मां द्वारा पाले गए। 82 दोनों ने एक बार अपनी धार्मिक मान्यताओं को गैरसांप्रदायिक बताया था। 89 लाना शाकाहारी हैं। 190 2016 के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनावों के दौरान एडवोकेट ने लाना का एक वीडियो संदेश पोस्ट किया जिसमें वह इस बारे में बात कर रही थीं कि वह बर्नी सैंडर्स का समर्थन क्यों करेंगी। कैरी-एन मॉस, जन्म 21 अगस्त 1967, एक कनाडाई अभिनेत्री हैं। टेलीविजन पर शुरुआती भूमिकाओं के बाद वह द मैट्रिक्स सीरीज 1999 वर्तमान में ट्रिनिटी की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। उन्होंने मेमेंटो 2000 में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला का इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड मिला। रेड प्लैनेट 2000, चॉकलेट 2000, फिडो 2006, स्नोकेक 2006, जिसके लिए उन्हें सहायक भूमिका में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जिनी अवार्ड मिला। डिस्टर्बिया 2007, अनथिंकेबल 2010, साइलेंट हिल, रिवीलेशन 2012 और पोम्पेई 2014। उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए मार्वल टेलीविजन द्वारा निर्मित कई टेलीविजन। प्रारंभिक जीवन। कैरी-एनी मॉस का जन्म ब्रिटिश कोलंबिया के बर्नाबी में हुआ था, जो बारबरा और मेलविन मॉस की बेटी थीं। उसका एक बड़ा भाई ब्रुक है। मॉस की मां ने कथित तौर पर उसका नाम हॉलीज के 1967 के हिट गीत कैरी-एनी के नाम पर रखा था, जो उसी वर्ष मई में रिलीज हुआ था। मॉस बचपन में अपनी मां के साथ वैंकूवर में रहती थीं। 11 साल की उम्र में वह वैंकूवर बच्चों के संगीत थिएटर में शामिल हो गईं और बाद में अपने वरिष्ठ वर्ष में मैगी सेकेंडरी स्कूल चोयर के साथ यूरोप के दौरे पर गईं। कैरियर। 1990 का दशक और सफलता। स्पेन में रहने के दौरान मॉस को ड्रामा सीरीज डार्क जस्टिस में जज निकोलस मार्शल के क्लर्क तारा की भूमिका मिली, जो उनकी पहली टेलीविजन प्रस्तुति थी। वह 1992 में श्रृंखला के साथ बार्सिलोना से लॉस एंजल्स चली गईं। मॉस ने श्रृंखला के तीसरे और अंतिम सीजन से पहले डार्क जस्टिस छोड़ दिया और उनकी जगह सामंथा सैम कॉलिंस के रूप में एलिसा हेंसोहन ने ले ली। अपनी वापसी पर उन्होंने पासाडेना में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया और बाद में उन्होंने एक मॉडल के रूप में फॉक्स के प्राइम टाइम सोप ओपेरा मॉडल्स इंक, जो मेलरोज प्लेस का स्पिन-ऑफ था, में अभिनय किया। यह श्रृंखला जुलाई 1995 में रद्द कर दी गई थी। उन्होंने मैट्रिक्स नामक कनाडा में बनी एक अल्पकालिक श्रृंखला का शीर्षक दिया था। 1990 के दशक में वह स्ट्रीट जस्टिस, बेवॉच, FX,
द सीरीज और ड्यू साउथ जैसी कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दीं, जिसके लिए उन्होंने ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए जेमिनी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। दशक में उनकी कई फिल्म भूमिकाएं भी फिल्मों में थीं, जिनमें फ्लैश फायर 1994, द सॉफ्ट किल 1994, टफ गाई 1994, लेथल टेंडर 1996, सबोटेज 1996 और द सीक्रेट लाइफ ऑफ अलगर्नन 1997। उनकी सफल भूमिका तब आई जब उन्होंने साइंस फिक्शन थ्रिलर द मैट्रिक्स 1999 में ट्रिनिटी की भूमिका निभाई। उनकी भूमिका के लिए अत्यधिक कलाबाजी की आवश्यकता थी और कास्टिंग के दौरान उनका 3 घंटे का शारीरिक परीक्षण हुआ। फिल्म ने दुनिया भर में 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की और इसे आलोचकों द्वारा अत्यधिक सराहा गया, जिनमें से कुछ ने इसे अब तक की सबसे महान विज्ञान कल्पना फिल्मों में से एक माना है। 4-5 मॉस ने जोर देकर कहा कि द मैट्रिक्स में शामिल होने से पहले उनका कोई करियर नहीं था। इसने मॉस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और उसके करियर को बदल दिया। न्यूयॉर्क डेली न्यूज के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, द मैट्रिक्स ने मुझे बहुत सारे अवसर दिए। तब से मैंने जो कुछ भी किया है वह उस अनुभव के कारण है। इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। 6 मॉस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटर्न अवार्ड और निर्णायक महिला प्रदर्शन के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2000 के दशक 2000 में मॉस की 4 फिल्में रिलीज हुईं, चॉकलेट, रेड प्लैनेट, द क्रू और मेमेंटो। रोमांटिक कॉमेडी चॉकलेट में उन्होंने कैरोलिन क्लेयरमोंट की भूमिका निभाई, जो एक फ्रांसीसी गांव में रहने वाली एक शांत, धर्मपरायण महिला थी। फिल्म के प्रति समग्र सकारात्मक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स ने टिप्पणी की कि मॉस एक ईमानदार विधवा मां के रूप में शोकाकुल बच्चे के नीले रंग में लिपटी हुई चोट की झलक दिखाती है। वह दिखाती है कि इस तरह के मोर्चे को बनाए रखना आसान नहीं है। 7 फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 8 साइंस फिक्शन थ्रिलर रेड प्लैनेट में उन्होंने मंगल ग्रह पर एक बचाव मिशन के कमांडर और नेता की भूमिका निभाई थी। एवी क्लब ने महसूस किया कि मॉस टाइट फिटिंग स्पेस फैशन की एक श्रृंखला की मॉडलिंग करते समय काफी हद तक चिंता में पड़ गए थे। 9 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर में केवल 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 10 वह माइकल डिनर द्वारा निर्देशित क्राइम ब्लैक कॉमेडी द क्रू में जासूस ओलिविया नील के रूप में दिखाई दी। क्रिस्टोफर नोलन की नवनोयर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मेमेंटो में उन्होंने एक चालाक बारटेंडर का किरदार निभाया था, जो एंटेरोग्रेड एमनेसिया से पीड़ित एक व्यक्ति से मिलती है। द मैट्रिक्स में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होने के बाद निर्माता जेनिफर टॉड ने मॉस को इस भूमिका के लिए सुझाव दिया। नोलन ने मॉस को नताली के रूप में लेने का फैसला करते हुए कहा, उसने नताली की भूमिका में बहुत सारी चीजें जोड़ दीं जो पेज पर नहीं थीं। 11 फिल्म स्लीपर हिट रही, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हुई और 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट से अधिक 39.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 12-13 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला का इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता। मॉस ने 2003 में रिलीज हुए बैक टू बैक सीक्वल द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन में ट्रिनिटी की भूमिका दोहराई। मूल की तरह द मैट्रिक्स रीलोडेड को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 14 और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट बन गई, दुनिया भर में 742.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई। 15 मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन को आलोचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर 427.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 16-17 बीबीसी ऑनलाइन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान मॉस ने फ्रेंचाइज में अभिनय करने पर गर्व व्यक्त किया, जिसे उन्होंने अपने जीवन का खंड बताया। यह गहरा है और इसका हिस्सा बनना सुंदर है, इतना लंबा। यह बहुत शानदार है। 18 उन्होंने वीडियो गेम और फिल्मों के एनिमेटेड स्पिन-ऑफ के लिए वॉइस ओवर प्रदान किया। 2005 में मॉस ने छोटी सी देखी गई थ्रिलर सस्पेक्ट जीरो में एफबीआई एजेंट फ्रान कुलोक के रूप में अभिनय किया और स्वतंत्र ड्रामा द चमस्क्रबर में कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। मॉस अगली बार जोम्बी कॉमेडी फिडो 2006 में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने 1950 के दशक के वैकल्पिक ब्रह्मांड में एक गृहिणी की भूमिका निभाई, जहां अंतरिक्ष से विकिरण ने मृतकों को लाश में बदल दिया है। उन्होंने फिल्म की बहुत समृद्ध और बहुत दृश्यात्मक स्क्रिप्ट को नोट किया और नियंत्रण और वर्चस्व के बारे में अंतर्निहित संदेशों के कारण इस परियोजना की ओर आकर्षित हुईं। 6-19 फिदो। दोस्तों पिछला जो पार्ट है
वो एक तरह से हमें देखने को मिला था 2021 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ 148 मिनट इसकी टोटल लेंथ थी और बजट इसको 190 मिलियन का था और इसका नेट जो कलेक्शन आया था वो 260 मिलियंस का आया था। इस वजह से मेकर्स ने इसे आगे उस समय बढ़ाया नहीं था, वरना अब तक हमें देखने को मिल जाती। लेकिन ठीक ठाक कलेक्शन करने के बाद इसके OTT राइट नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए थे। आप नेटफ्लिक्स का यदि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वहाँ पर आप इसे देख पाओगे। बाकी प्राइम वीडियो या प्ले स्टोर पर आप जाकर इसे एक तरह से वहाँ पर आप रेंट पर लेकर इसे देख सकते हो। बाकी आप एक नेटफ्लिक्स से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। बाकी 500 पार्ट के बारे में जैसे भी अपडेट आती है, अभी तो कोई टीजर ट्रेलर आया नहीं है ऑफिशियल। बाकी फैन मेड तो कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और ऐसी ही अपडेट आप तक पहुंचते रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर से दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।